हेलो गाइस, वेलकम टू सर्वेंट चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ स्टैकियोमेट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैकियोमेट्री क्या होती है, उसके अजम्पशन क्या होते हैं। मतलब हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैकियोमेट्री प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो रह गई थी, अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ लिख लिए हैं, क्योंकि यहाँ से लिखने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी ऊपर की तरफ पॉइंट लिख लिए हैं। जो कि मेन पॉइंट होंगे वो मैं खुद नीचे की तरफ लिखूंगा। सही है, मैं अपने हाथों से खुद नीचे की तरफ लिखूंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्टैकियोमेट्री टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बेसिकली जो स्टैकियोमेट्री टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? स्टैकियोमेट्री टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय बेंजामिन रिचटर इन 1792। मतलब 1792 में बेंजामिन रिचटर एक साइंटिस्ट था जिसने बेसिकली स्टैकियोमेट्री टर्म यूज किया था। मतलब सबसे पहले उसने स्टैकियोमेट्री टर्म यूज किया था। उसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं कि मोल होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम डे टू लाइफ के अंदर जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं, डिफरेंट सिचुएशन हमारे तरफ होती है डेली लाइफ के अंदर, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली चीजों को क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम बनानास को, जो मेरे पास क्या होते हैं, बनानास। बनानास आपको पता है, बनानास बनानास उसको हम क्या करते हैं? डजन के अंदर बाय करते हैं। डजन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं तो 1 डजन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 1 डजन का मतलब होता है 12 बनानास। 12 बनानास। ऐसे में अगर बोलूं कि पेयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज का पेयर, पेयर का मतलब होता है 2। फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ सॉक्स, 2 जोराबों के, मतलब जोराबों के पेयर, मतलब 2 जोराब जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है? एक पेयर बनता है। तो ये जो पेयर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और ये जो बना बेसिकली 1 डजन है, ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? 12 थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल क्या होती है? अब मोल सिंपली मेरे पास एक काउंटिंग यूनिट होती है। मोल क्या होती है? मेरे पास काउंटिंग यूनिट होती है। मोल को मैं यूज करता हूं एटम, मॉलिक्यूल, आयन, आयोनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इन सारों चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, इनको काउंट करने के लिए मैं मोल को यूज करता हूं। अब मोल होती क्या है, मैं सिंपल बताता हूं कि मोल अमाउंट ऑफ, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि बेसिकली कलेक्शन होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब यहाँ पर पार्टिकल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोल के बारे में आपको बताया कि मोल क्या होता है। बेसिकली अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल। कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी लिखा होता है 6.022। तो बेसिकली राउंडेड ऑफ वैल्यू है, तो इसके अंदर मतलब थोड़ी चेंजेस आ सकती हैं। वहां पर आपको पजल नहीं होना, परेशान नहीं होना, थोड़ी चेंजेस आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। सही है। अब जो मेरे पास मोल है, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, मोल क्या होता है? कलेक्शन होता है। मतलब एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल आते हैं? एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी चीज बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 1 मोल ऑफ स्टूडेंट, और मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ स्टूडेंट, तो 1 मोल ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ बुक्स, 1 मोल ऑफ बुक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 बुक्स। तो बेसिकली मोल क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका? 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब जो केमिस्ट थे उन्होंने एक मोल को एज अ यूनिट यूज किया। मतलब मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है या एक यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, जो कि कलेक्शन होता है 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब मोल के अंदर इतने पार्टिकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एलिमेंट का एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आप इसको लिख ले, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मेरे पास कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन का अगर मैं बोलता हूं मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन, तो अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन लेता हूं तो उसके अंदर कितने कार्बन के एटम होंगे? अब यहाँ पर पार्टिकल टर्म किसके लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर पार्टिकल की डेफिनेशन लिख देता हूं। पार्टिकल मीन्स
कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई रेडिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ईटीसी। मतलब पार्टिकल का मतलब होता है ये सारी चीज, और यहाँ पर पार्टिकल को बेसिकली एंटाइटीज भी कभी कभी लिखा जा सकता है। मतलब मैनी बुक्स बहुत सारी बुक्स के अंदर पार्टिकल को क्या लिखा गया है, पार्टिकल को एंटाइटी लिखा है, एंटाइटी। तो एंटाइटी का मतलब भी पार्टिकल ही होता है, तो आपको इसके अंदर पजल नहीं होना। कभी कभी एलिमेंट्री एंटाइटी भी लिखा होता है, उसका भी मतलब यही होता है। पार्टिकल एंटाइटी का मतलब होता है एनीथिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मेरे पास मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, आयन हो गया, कंपाउंड हो गया, रेडिकल हो गया। अब वो यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन ले रहा हूं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ये क्या है, कार्बन एक एटम है, तो मेरे पास क्या आएंगे इसके अंदर, कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, 23 क्या होंगे एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। क्या होंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। पर अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूं, 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूं H2O, तो इसके अंदर क्या होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि वाटर क्या एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। अगर मैं 1 मोल ऑफ NaCl लेता हूं, NaCl लेता हूं, तो इसके अंदर क्या होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, फार्मूला यूनिट होंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। बेसिकली ये हमारा आगे चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल समझो कि जो फार्मूला यूनिट होता है, बेसिकली आप इसको एज अ मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हो। मतलब ये आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है फार्मूला यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल ये NaCl है ना, NaCl है, तो इनके बीच में सिंपल रेशियो कि 1 NaCl जब 1 क्लोरीन के साथ मिल रहा है तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो सिंपली ये क्या है, मेरे पास एक फार्मूला यूनिट है। यही क्या है, आयोनिक कंपाउंड को सिंपली ये क्या है, मेरे पास फार्मूला यूनिट है। मतलब ये सिंपलेस्ट रेशियो जो कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब हम बेसिकली आगे चल के हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप सिर्फ इस बात को याद रखो कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड तो आपको पता होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, फार्मूला यूनिट होता है। और जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल भी होते हैं। मतलब कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। और एटम, ऑक्सीजन और ये तो हमारे पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, एटम ही होंगे। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, अगर मैं 1 मोल ऑफ O2 लेता हूं, अगर मैं 1 मोल ऑफ O2 लेता हूं तो इसके अंदर क्या होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2, क्योंकि ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती है तो वो O2 बनाती है। तो ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम है। क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है। इतना आपको समझ में आया कि मोल होता है क्या है। सिंपली हम मोल कहते हैं कि मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि कलेक्शन होता है किसका, 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये जो आप नंबर यूज कर रहे हो ना 6.02 इंटू 10⁻23, बेसिकली इस नंबर को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नंबर है, मतलब एक्सपेरिमेंटली
इस नंबर को डिटरमाइन किया गया था और वो साइंटिस्ट था एमेडो एवाग्रेडो। किसने किया था? एमेडो एवाग्रेडो, एवाग्रेडो, एमेडो एवाग्रेडो। इसने क्या किया था? बेसिकली इसको साइंटिफिकली क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली इसको क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एवाग्रेडोस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवाग्रेडोस नंबर बोलते हैं। और एवाग्रेडोस नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन वन मोल, मतलब एक मोल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे। अगर मैं एक मोल ऑफ ऑक्सीजन लूं तो उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन होंगे। अगर मैं एक मोल ऑफ वाटर ले लूं तो इसके अंदर क्या होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना, बेसिकली ये जो नंबर, ये क्या होता है? एवाग्रेडोस नंबर होता है। अब एवाग्रेडोस नंबर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसे हम एवाग्रेडो नंबर कहते हैं। अब ये जो एवाग्रेडोस नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नंबर is represented by Na। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, हमेशा याद रखना Na, N थोड़ा ऊपर होगा और A थोड़ा नीचे होगा, हमेशा ये याद रखना। ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मैंने बता दी कि ये क्या होती है? 6.023 या फिर यहाँ पर 2 भी आ सकता है इंटू 10⁻23 क्या होंगे? पार्टिकल। ये बेसिकली इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है और ये हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, हमें याद रखनी होती है। मतलब ये हमेशा वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो मोल आपको समझ में आया? मोल आपको समझ में आया कि मोल क्या होता है? अब हम क्या करेंगे? मोलर मास के बारे में स्टडी करेंगे कि मोलर मास क्या आता है। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, मैंने बोला कि लिख देता हूं कि बेसिकली जो वर्ड मोल था ना, वो एक साइंटिस्ट ने यूज किया था जिसका नाम है विलियम ऑस्टवेल्ड। इन 1896 के अंदर इसने मोल टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था। याद रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर या एमसीक्यू के अंदर नहीं आता, पर एज ए इंफॉर्मेशन अगर आप याद रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है। विलियम ऑस्टवेल्ड ने बेसिकली 1896 के अंदर मोल टर्म यूज किया था। लैटिन वर्ड का मोल था, मैंने आपको बताया था कि जो साइंस के वर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक ऐसी लैंग्वेजेस से आते हैं। तो ये लैटिन वर्ड मोल्स से निकला हुआ है। मोल्स का मतलब होता है हेप या पाइल, इसका मतलब होता है। सही है, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब मोलर मास क्या होता है? बेसिकली मोलर मास क्या होता है, मैंने आपको सिंपल समझाया था कि आपको पता था कि एटॉमिक मास क्या होता है। मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, अब इसको लिख लें। सही है। अब मोलर मास हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? आई होप आपको पता होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा था, हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था, हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास। हमने फार्मूला मास के बारे में पढ़ा था, फार्मूला मास। ये क्या होता है? एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास, मास ऑफ एटम, एटम का मास होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल का मास, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और फार्मूला मास, फार्मूला मास क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए, आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए बेसिकली ये क्या होता है? फार्मूला मास होता है। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम सेम ही तरीके से निकालते हैं। फर्क इतना होता है कि ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है और ये हमारे लिए कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? यहाँ पर आप लिख लो, कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए। सही है, इस पॉइंट को याद रखना, कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है। अब मैं आपको सिखा देता हूं, आपको 20 तक बेसिकली आपको 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास आने चाहिए। 20 एलिमेंट के आपको एटॉमिक मास मस्ट बी,
मस्ट भी आपको आने चाहिए, जरूर आपको आने चाहिए। सही है, 20 तक एटॉमिक मास आपको आने चाहिए, जैसे मिसाल तौर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे। सही है, ये 20 तक आपको एलिमेंट भी याद होने चाहिए और उनके एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए और उसका एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। मैं आपको बेसिक के अंदर बता चुका हूँ कि इसको क्या होते हैं, कैसे याद करते हैं, मैं आपको बेसिक के अंदर समझा चुका हूँ। एटॉमिक मास याद होने चाहिए। मॉलिक्यूलर मास हम बेसिकली फाइंड कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास हो सकता है कि कई लोगों को, मतलब कई स्टूडेंट को मॉलिक्यूलर मास नहीं आता हो, तो मैं आपको पहले सिखाता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास जो मोलर मास होता है वो क्या होता है। अब हम मॉलिक्यूलर मास को निकालना सीखते हैं। इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। सही है, अब मॉलिक्यूलर मास, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O और H2O का मॉलिक्यूल निकालना है, तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, पर यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 2 होगा, प्लस। अब जब यहाँ पर आप डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर जाओगे तो आप प्लस करना पड़ेगा। और ये क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, तो आप 16 लिखोगे, एक ही होता है, तो यहाँ पर 18 ग्राम क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वाटर का। अगर मैं O2 का निकालना चाहूँ तो O2 का क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा। सही है, अब मैं नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 2 का क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 28 ग्राम। सही है, 28 ग्राम आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं निकालना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं किसका निकालना चाहता हूं, हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कंपाउंड होता है। बेसिकली लाइमस्टोन, जो कि हमारे मार्बल होते हैं ना, घर के अंदर मार्बल लगे होते हैं, वो बेसिकली इसके बने हुए होते हैं, जो हमारे घर के अंदर मार्बल। ये बेसिकली इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप नोट भी कर सकते हो। मार्बल के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब हमें पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, सर कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। अब प्लस, मतलब आप प्लस कब कब करोगे, जब आप डिफरेंट एटम के ऊपर जाओगे, सेम एटम के ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंट एटम। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, बेसिकली कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ये आपको याद होने चाहिए, मुझे याद नहीं तभी मैं कर पा रहा हूँ। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, और इसको अब यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है, 3 ऑक्सीजन है तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 40 और 12 क्या आ जाएंगे, मेरे पास 52, प्लस अब ऑक्सीजन को 16 और 3 48 आ जाएगा, तो 48, तो बेसिकली 52 और 48 क्या आ जाएंगे, 100 हो जाएंगे ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 100 ग्राम बेसिकली एटॉमिक मास आ जाएगा। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 100 ग्राम बेसिकली क्या आ जाएगा, मेरे पास मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आ गया, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल आपको देना चाहिए, सिंपल, हाँ, CHO4। CHO4 ये बेसिकली मिथेन होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मोर प्रिसाइजली हाइड्रोकार्बन होता है, आप क्लास 10 के अंदर पढ़ चुके होंगे। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, पर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर 1 होता है तो 4 का फाइंड करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 12, और 4 और 12 मेरे पास क्या आ जाएंगे, 16 ग्राम। 16 ग्राम क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ 16 ग्राम, अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो 16 ग्राम क्या आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अब मैं कौन सा एग्जांपल मुझे लेना चाहिए, सिंपल एक एग्जांपल दूं जो आपको समझ में आए। हाँ, अगर मैं ले लेता हूँ C2H C2H6 C2H6 ये ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो कार्बन क्या है, 2 है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 का फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और बीच में प्लस,
तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 12 2 से मल्टीप्लाई होगा 24, और ये मेरे पास 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 ग्राम इसका एटॉमिक मास, और सॉरी मालिकुलर मास आ जाएगा। सही है, क्योंकि मालिक्यूल है ना तो मालिकुलर का मास क्या होगा, मालिक्यूल ही होगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ये पॉइंट आपको रिमेम्बर होगी, ये पॉइंट आपने समझा होगा। सही है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि आपको मालिकुलर मास फाइंड करना आ गया होगा। अगर आपको मालिकुलर फाइंड आ गया हो तो आपको मैं मोलर मास समझा देता हूँ। सिंपली मोलर मास कुछ नहीं होता है, एक मोल का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, मतलब ये जो एक मोल होता है ना, ये एक मोल किसी भी एटम का जो एक मोल होता है ना, उसका जो मास होता है वही मोलर मास होता है। हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, द एटॉमिक मास, मालिकुलर मास एंड फार्मूला मास, इसको अगर हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर देना, ग्राम के अंदर मतलब ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर देना, तो ये मोलर मास होता है, और ये किसके बराबर होता है, इट इक्वल टू 1 मोल, और ये 1 मोल के बराबर होता है। पर यहाँ पर मैंने डायरेक्टली किसके अंदर लिखा है, ग्राम के अंदर लिखा है, तो ये क्या है, इसका मोलर मास ही है, क्योंकि यहाँ पर यू बेसिकली ये लिखा जाता है। सही है, ये मालिकुलर मास का क्या होता है, यूनिफाइड मास कहते हैं, ये क्या होता है, मालिकुलर मास का यूनिट होता है। पर मैंने इसको डायरेक्ट ग्राम के अंदर लिख दिया है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास मालिकुलर मास आया, उस मालिकुलर मास को मैंने ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर दिया, तो मेरे पास मोलर मास हो गया। क्या हो गया, मोलर मास हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखो, अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है सर, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 एटॉमिक मास होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है। अगर मैं इसको किसके अंदर एक्सप्रेस करूं, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करूं, 12 ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करूं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। और इसके अंदर क्या होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है, एटम्स ऑफ कार्बन। हियर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड लर्न। सही है, वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। अब ये जो मास है ना, बेसिकली ये जो मास है ना, ये एक कार्बन एटम का मास है, पर इसको अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं 12 ग्राम, मतलब मैं कार्बन का अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूं तो उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कार्बन के एटम होंगे। बेसिकली ये जो मास है ये एक कार्बन का मास है। क्या है, एक कार्बन का मास है। पर ये जो 12 ग्राम है ना, 12 ग्राम है, ये इतने कार्बन का मास है। मतलब अगर इतने कार्बन का मास में मिला दूंगा तो ही मेरे पास ये बनेगा। सिंपल मैं ये समझाना चाहता हूं कि बेसिकली ये जो है ना, ये एक कार्बन का मास है। पर अगर मैं क्या करूं, 12 ग्राम का मतलब होता है कि अगर मैं कार्बन का 12 ग्राम लूं तो मैं देखूंगा कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे, तो क्या होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन ऑफ एटम होंगे। और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल के अंदर, मतलब ये किसके अंदर बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेता हूं तो वो किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं तुम्हारे पास 1 मोल बुक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 बुक है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे लेक्चर 1 मोल में लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 6.02 इंटू 10⁻23 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। अगर मैं बोलूंगा कि मैं 6.02, अगर मैं बोलूंगा कि मैं 1 मोल दफा अटेम्प्ट कर चुका हूं, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं 6.02 इंटू 10⁻23 टाइम्स क्या कर चुका हूं, अटेम्प्ट कर चुका हूं, कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट कर चुका हूं। सही है, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, ये 1 मोल का मतलब होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23, ये क्या होता है, 1 मोल का बेसिकली मतलब होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मोलर मास भी आपको निकालना आ गया। अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड होते हैं मोल को फाइंड करने के लिए। देयर आर 3 methods to find mole, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला मेथड क्या होता है,
पहला मेथड हम समझते हैं। बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, तो ये बराबर होता है गिवन मास। आपको जो मास दिया जाए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को, गिवन मास को डिवाइड कर दोगे मोलर मास के साथ, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, तो ये क्या आ गया आपके पास फार्मूला, फार्मूला फॉर मोल, मोल्स के लिए फार्मूला, मोल फाइंड करने के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मोल के अंदर, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर कितने होंगे, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मोल, कोई भी चीज अगर मैं एक मोल ले लूंगा तो वो किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है। Na का आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। अगर मैं बोलूंगा कि मैं 2 मोल लेता हूं तो वो किसके बराबर होता है, 2 Na के बराबर होगा ना। आप समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मोल इसके बराबर होता है, एक मोल इसके बराबर होता है, तो इसका अगर मैं 2 मोल ले लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, तो 2Na के बराबर होगा। अगर मैं इसका 3 ले लूं तो ये 3Na के बराबर होगा। अगर मैं इसका 4 लूं तो ये 4Na के बराबर होगा। मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप इस चीज को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, सही है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व कर लेते हैं, आप इसको नोट कर दें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फार्मूला के ऊपर, मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप इस फार्मूला के ऊपर कर सकते हैं, सही है। अभी आप इसको नोट कर लें। सही है, मैं इस चीज को मिटा देता हूं। सही है, अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप कैलकुलेट करो मेरे साथ, आप क्या करो, कैलकुलेट करो मेरे साथ, आप क्या करो, कैलकुलेट करने की कोशिश करो, सही है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर, नंबर ऑफ मोल्स in, calculate number of moles in CO2 if I take 11 ग्राम of CO2। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैं CO2 का, मतलब ये मेरे पास CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर मैं इसका 11 ग्राम लेता हूं, मतलब 11 ग्राम अगर मैं CO बेसिकली मैं सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं 11 ग्राम CO2 लेता हूं तो मुझे बताओ इसके अंदर मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स लेता हूं। तो सबसे पहले आप क्या रखो, गिवन मास। ये जो मास आपको मिला हुआ है ना, हम गिवन मास कहते हैं या मास ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पर कौन सब्सटेंस है, CO2, तो मास ऑफ CO2 क्या है, मास ऑफ CO2 या गिवन मास। मास ऑफ CO2 मेरे पास क्या है, 11 ग्राम है। और मेरे पास मोलर मास क्या है, सर मोलर मास क्या है, मोलर मास मेरे पास क्या है, मोलर मास क्या है, मोलर मास इससे निकाल लो ना। मैंने आपको बताया था कि मोलर मास कार्बन का 12 होता है, एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और ये मेरे पास 12, 32 और 12 क्या आ जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो 44 ग्राम आ गया, तो मेरे पास मोलर मास क्या हो गया, 44 ग्राम हो गया। अब सिंपली वी नो दैट, हमें पता है, 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 वी नो दैट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है, 11 है, मोलर मास क्या है, 44 है। तो 11 का टेबल इसको कितने टाइम लगेगा, 111 का 111 का क्या होगा, 11 होगा, 211 का 22 होगा, 311 का 33 होगा, 411 का
4 होगा, तो 4 टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 को अगर मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैं 0 दूंगा, तो यहाँ पर मैं 0 दूंगा, सही है। तो यहाँ पर 2 टाइम लग रहा है, 4 4 और 4 2 8, तो 2 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के ऊपर टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैं 0 दूंगा, तो यहाँ पर 4 का टेबल 20 को कितने टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.25 मोल्स आ जाएंगे। और यहाँ पे मोल लिखता हूँ, ई नहीं लिखता है यहाँ पर, सही है। ये बेसिकली यूनिट होता है मोल का, ये हम ऐसे मोल जब यूनिट की तरह हम यूज करते हैं तो हम ऐसे यूज करते हैं। तो क्या आ जाएंगे मेरे पास 0.25 मोल आ जाएंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मोल को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैलकुलेट मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल आपको कैलकुलेट करने हैं। किसके मोल कैलकुलेट करने हैं? ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करने हैं आपको, O2 के मोल कैलकुलेट करने हैं, सही है। O2 के मोल कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ पर इफ इफ वी टेक वी टेक 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन का 60 ग्राम लेते हैं तो मुझे बताओ कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो हमें पता है कि गिवन मास क्या क्या मिला हुआ है, ये मेरे पास क्या है, गिवन मास मिला हुआ है। गिवन मास मुझे क्या दिया गया है, गिवन मास, गिवन मास मेरे पास क्या है, गिवन मास मेरे पास है 60 ग्राम, सही है, 16 ग्राम है। और मेरे पास मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है मेरे पास, मोलर मास क्या है मेरे पास, मोलर मास क्या है मेरे पास, बेसिकली अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो मेरे पास मोलर मास क्या है, ऑक्सीजन का मोलर मास, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32, तो 32 होता है, सही है। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास के साथ, गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास के साथ। गिवन मास क्या है 16 है, मोलर मास क्या है 32 है, तो इसको टेबल 1 टाइम और इसको 2 टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अगर 1/2 को सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 के ऊपर टेबल नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पर 0 देके हम पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 देंगे, सही है। तो यहाँ पर 2 का टेबल 10 के ऊपर कितने टाइम लग रहा है, बेसिकली 5 टाइम लग रहा है, 10 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, ये चीज 0 आ गई, तो हम डिवीजन रुक गई और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0.5 मोल आ गए। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सिंपल बताए मैं क्यों करा रहा हूँ, पहले हम इसकी सिंपल करेंगे, उसके बाद हम एमडीगेट के जो प्रीवियस ईयर है एमसीक्यूज हैं वो भी हम करेंगे। पर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपका बेस बना रहा हूँ। पहले मैं आपको ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इस फार्मूला के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस फार्मूले के बारे में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, मतलब इस फार्मूले को आप कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इस फार्मूले को आप कैसे यूज कर पा रहे हैं, इस फार्मूले को मैं आपको रिमेम्बर कर रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन को देकर। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फार्मूला है कि N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये जो गिवन मास होता है ना, मास ऑफ सब्सटेंस होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मोल दे दे, वो बोले कि अगर मैं 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है अगर मैं 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेता हूँ तो मैं मुझे बताओ कि मैं कितना मोल ऑफ मतलब कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मतलब मैं कितना ग्राम ऑफ मतलब कितना मास ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूँ। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसकी वजह से अब मुझे अगर गिवन मास फाइंड करना है, मतलब गिवन मास गिवन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो मिला हुआ है, सिंपली इसको हम कहते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास। तो यहाँ पर ये बेसिकली मोलर मास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और सॉरी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा, अगर मुझे मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस, अगर मुझे मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा मोल मल्टीप्लाई बाय, मोल्स को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर मास के साथ। मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास मतलब मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। अब इनको आप नोट कर लें, सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको इस फार्मूले के ऊपर एक और दो क्वेश्चन करवाता हूं, सही है।
अब मैं क्या बोल रहा था, सही है। अब मैं बोलता हूं, अगर मैं कैलकुलेट मास ऑफ, अब मैं आपको क्या दूं, हाँ, कैलकुलेट मास ऑफ मिथेन, इसको मैं क्या बोलता हूं, मिथेन, मिथेन, कैलकुलेट मास ऑफ मिथेन, कैलकुलेट मास ऑफ मिथेन if we take we take 2 mole of methane। अब ये क्या पूछ रहा है, अगर मैं CHO4 मतलब मीथेन के 2 मोल लेता हूं तो मुझे बताओ कि मैं उसका मास कितना लेता हूं, मतलब मास कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमारे पास फार्मूला आता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो मेरे पास मोलर मास है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिवन मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। इसको आप मिटा लो। तो मुझे पता है कि मोल मुझे कितने दिए गए हैं, 2 मोल दिए गए, मल्टीप्लाई बाय, अब मोलर मास, CHO4 का मोलर मास क्या होता है, यहाँ हम इसको पहले सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिक, क्योंकि आपको सोल्यूशन सोल्यूशन हमें नंबर ऑफ मोल मिले हुए, मोल्स ऑफ, अगर मैं मोल्स ऑफ CHO4 की बात करूं तो वो मेरे पास 2 है, सही है। और इसका मैं अगर मोलर मास ऑफ CO2 की बात करूं, मोलर मास ऑफ CH4 की बात करूं तो इसका मोलर मास क्या होगा, हम निकाल लेंगे ना कि CH4 कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, पर मुझे 4 का चाहिए तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 प्लस 12 मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना, 12 12 13 14 15 16 16 ग्राम आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास 16 ग्राम आ जाएगा, सही है। मोलर मास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ CHO4 क्या आ जाएगा, मेरे पास 16 ग्राम आ जाएगा, मतलब मोलर मास ऑफ CHO4 क्या आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है, वी नो दैट हमें पता है, वी नो दैट कि मास ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सही है। मोलर मास इसको कैपिटल से लिखे जाते हैं, समटाइम इसे ऐसे भी लिखा जाता है, मोलर मास ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कैपिटल मतलब कैपिटल एम से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो मास ऑफ सब्सटेंस, मोल आपको कितने दिए गए हैं 2, और मोलर मास क्या है, मोलर मास है मेरे पास 16 ग्राम, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा 32 ग्राम। बताओ समझ में आया, समझ में आया, सिंपल है ना, सिर्फ आपको याद करना है। अब ये पहला मेथड था, क्या था, पहला मेथड था, मतलब यहाँ पर आपको मास दिया गया था, मास दिया गया था, तो उससे आप मोल्स फाइंड कर रहे थे। और अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है ना कि अगर आपसे वो मास पूछ दे और आपको मोल दे दे, तो आप इसी फार्मूला से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो पहला हमारे पास फार्मूला क्या था, N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमारे पास पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या था हमारे पास, अगर मुझे मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो पहले गिवन था, मतलब पहले हमें मिला हुआ था, पर अब अगर वो हमें ना मिला होता, मतलब उसके बारे में अगर हमें नहीं पता होता, तो उसको फाइंड करने के लिए, मास ऑफ सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए हम मोल को मल्टीप्लाई कर देते मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ हम मोल को मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाता, आंसर आ जाता। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब क्या कहता हूं, दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें मास मिला हुआ था, मतलब हमें मास के साथ मोल का रिलेशनशिप लिखा था। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल मिले हो, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मिले हो, सिंपली मैं आपको यहां पर लेता हूं, इसको मैं बता देता हूं। अब अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशनशिप देखूं मोल के साथ, तो वो कैसे होता है, ये फार्मूले दोनों यहां पर लिखे होने चाहिए। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मिले हो, फिर मुझे नंबर ऑफ मोल मालूम करने हो, तो मुझे पता है N इज इक्वल टू, यहां पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल
जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, डिवाइडेड बाय एवाग्रेडोज नंबर। क्या है? एवाग्रेडोज नंबर। सही है, सिंपल इसमें लिखता हूं कि n इज इक्वल टू n अपान Na। ये मेरे पास क्या आ गया? मोल। मोल का दूसरा फार्मूला, मतलब जब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मिले हो, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मिले हो तो ये फार्मूला तो मैं यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पर मास दिया गया है और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ अब इस फार्मूले से मैं हम क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट कैलकुलेट मोल, मोल को कैलकुलेट करो। इफ वी हैव 12.044 into 10 power 23 atoms of carbon। मुझे क्या करना है? कैलकुलेट मोल ऑफ कार्बन। कैलकुलेट, यहां पे लिखो कैलकुलेट मोल ऑफ कार्बन। इफ वी हैव, अगर हमारे पास, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 12.044 इंटू 10 पावर 23 एटम है, मतलब मेरे पास इतने कार्बन के एटम है, तो मुझे बताओ कि वो कितने मोल के बराबर होगा, कितने मोल के बराबर होगा। तो ये एवाग्रेडो से डबल है, तो ये 2 मोल के बराबर होता है। कैसे बराबर होगा आओ देखते हैं। हमें क्या बताए? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हमें मिले हुए हैं। ये क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो अगर मैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं, तो वो मेरे पास क्या है? 12.044 इंटू 10 पावर 23 है। और मेरे पास क्या है? एवाग्रेडोस नंबर क्या है? हमें पता है एवाग्रेडोस नंबर। एवाग्रेडोस नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। सही है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? n इज इक्वल टू, मैं यहां पर करता हूं, ये आपको सही तरह दिखाए, ये मैं चीज यहां पर कर रहा हूं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? 12.044 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब ये दोनों सेम है, इनका बेस भी सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे ना, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको देखो, ये दोनों एक दूसरे के डबल है, इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, टेबल लग रहा है ना, इसको 1 टाइम और इसको 2 टाइम, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। अब यहां पर देखो सिंपली, अगर एक मोल लेता तो मेरे पास क्या आते? 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल आते। अगर मैंने दो, मतलब इसके डबल लिया है, इसके जस्ट डबल नंबर लिया है, इसके अगर मैं डबल लिया है, मतलब मैंने इसका डबल लिया है, तो मोल भी क्या आएंगे? डबल आएंगे ना। अगर एक मोल के अंदर फिक्स है कि इतने आएंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो 2 मोल के अंदर क्या आएंगे? 12.044 इंटू 10 पावर 23। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, अगर एक मोल के अंदर कितने आते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो 2 मोल के अंदर कितने आएंगे? 2 मोल के अंदर क्या आएंगे? 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये मेरे पास यही आएगा 12.044 इंटू 10 पावर 23। अगर मैं बोलूं मेरे 3 मोल ले लो, तो 3 मोल के अंदर क्या आएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 18.0 समथिंग ऐसे कुछ 0 और यहां पर कुछ ऐसे आएंगे। हम कैलकुलेट कर देते हैं कि मेरे पास अगर 6.022 है, अगर मैं 3 टाइम, ये आ जाएंगे बेसिकली 18.066 इंटू 10 पावर 23, इतनी आएंगे। मतलब जब मैं मोल बढ़ा रहा हूं, जितने में मोल बढ़ा रहा हूं, ये भी क्या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मोल बढ़ा रहा हूं, ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मोल का रिलेशनशिप क्या होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि
आपको वो नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे पूछ ले, मोल देकर, आपको मोल देकर आपको इस चीज को मालूम करने के लिए बोल दे, फाइंड, इसको बोले इसको फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या करेंगे? अब आओ फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये n इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। सिंपली यही रिलेशनशिप बन रहा है, ये रिलेशनशिप बना है, ये देखो मोल, ये मेरे पास मोल है और ये एवोगाड्रोस नंबर है, तो ये मोल और एवोगाड्रोस नंबर है, सिंपली यही रिलेशनशिप पता है, यहाँ पर आपको मोल दिए गए। तो ये भी सिंपल फार्मूला है, इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके बुक के अंदर दिए जाएंगे, तो वहां पर आप उन क्वेश्चन को क्या करोगे? खुद सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने सिंपल क्वेश्चन देकर आपका कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़े? 4 फार्मूलाज बने। अभी मोल के हमने क्या पढ़े? 4 फार्मूला बने। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने 4 फार्मूलाज ऑफ मोल पढ़े। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं इसको लिखता हूँ। बेसिकली हमने 4 फार्मूलाज पढ़े हैं। क्या पढ़े? 4 फार्मूलाज पढ़े। सबसे पहले पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है कि तेरे पास नंबर ऑफ मोल, मुझे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मेरे पास पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला मेरे पास क्या है? दूसरा फार्मूला है मेरे पास, अगर मुझे गिवन मास फाइंड करना हो, अगर मुझे गिवन मास फाइंड करना हो तो मैं नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास के साथ, ये मेरे पास क्या है? दूसरा फार्मूला है। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी हो, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हो तो मैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दूंगा एवोगाड्रोस नंबर के साथ, ये मेरे पास तीसरा फार्मूला है। और अगर मुझे बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हो, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हो तो मैं नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा Na के साथ। मैंने आपको ये सारे समझाए कि ये फार्मूला कैसे आए। तो ये 4 फार्मूलाज आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज होता है जिसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज मीन बाय मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सिंपली एक मोल का वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। वहां पर क्या था? यहाँ पर क्या था? दूसरा क्या था? मोलर मास। मोलर मास हमने पढ़ा था, मोलर मास। मोलर मास के अंदर क्या था? एक मोल के मास को हम क्या बोल रहे थे? मोलर मास बोल रहे थे। एक मोल के, अगर किसी भी चीज का अगर मैं एक मोल ले लेता था तो उसका मास क्या था? मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि अगर मैं कार्बन ले लूं तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस कर दूं ग्राम के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। तो ये क्या होता है? 12 ग्राम के अंदर जो मैंने इसको एक्सप्रेस किया, ये क्या होता है? मोलर मास होता है, जो कि बराबर होता है 1 मोल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का मास क्या होता है? 1 मोल होता है ना। तो यहाँ पर एक मोल का क्या होता है? एक मोल का बेसिकली जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम तो आपको पता होगा ना, आपने वॉल्यूम बेसिकली पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली 3D स्पेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है, तो अगर आपने उस गिलास के अंदर क्या किया, मेरे पास अब एक गिलास है, तो गिलास के अंदर मैंने पानी लिया, तो पानी जितना ज्यादा स्पेस घेर रहा है ना, आप देख रहे हो जो 3D स्पेस घेर रहा है ना पानी, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ब्रेथ का यूनिट क्या होता है? उसका भी यूनिट मीटर होता है। और हाइट का यूनिट क्या होता है? उसका भी मीटर होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। आई होप आपको पता होगा कि वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। पर केमिस्ट्री के अंदर हम इसका यूज करते हैं डेसीमीटर। डेसीमीटर भी क्या होता है? बेसिकली यूनिट होता है किसका? वॉल्यूम का यूनिट होता है। और इसको हम क्या करते हैं? बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं। मतलब इस केमिस्ट्री के अंदर हम ज्यादातर ये यूनिट यूज करते हैं, डेसीमीटर। सही है, डेसीमीटर। यहाँ पर क्यूब आ रहा है, मतलब 3 स्पेस, 3 डायमेंशनल फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली हमारी सीरीज जो फिजिक्स की है ना, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी की भी स्टार्ट होगी, पर पहले हम केमिस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ा लें। अब मोलर वॉल्यूम मैंने आपको सिंपली बताया कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ 1 mole of substance is called molar volume. Molar
वॉल्यूम। एक मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है ना, उससे मैं क्या बोलता हूँ, मोलर वॉल्यूम बोलता हूँ। आई होप इतनी पॉइंट आपको समझ में आई होगी। सही है। एक मोल सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल वॉल्यूम होता है ना, उसे मैं क्या कहता हूँ, मोलर वॉल्यूम कहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? बेसिकली एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको हम एसटीपी कंडीशन बोलते हैं। एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पर जो मेरे पास टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बेसिकली टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर मेरे पास क्या होना चाहिए? 1 atm। ये एटीएम क्या होता है? एटमोस्फेरिक, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना। अब जो प्रेशर का यूनिट होता है ना, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर की बात करूं, तो मेरे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होता है पास्कल के। किसके बराबर होता है? पास्कल के। आप पढ़ चुके होंगे। जो किसके बराबर होता है? पास्कल के बराबर होता है बेसिकली। सही है, पास्कल के बराबर होता है। पर प्रेशर के डिफरेंट यूनिट होते हैं मेरे पास। किलो पास्कल हो गया, बार हो गया, टोर हो गया, ऑफ मर्क्यूरी हो गया। प्रेशर का अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एटीपी के अंदर क्या होता है? 1 atm होता है। और 1 atm बेसिकली बराबर होता है 760 टोर के, या फिर 760 ऑफ मर्क्यूरी। ये भी क्या होते हैं? आपको याद होने चाहिए। ये भी क्या होते हैं? प्रेशर के यूनिट होते हैं। ये भी आपको याद होने चाहिए। तो ये क्या होती है? स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब होता है ये स्टैंडर्ड लिया गया है, इसको स्टैंडर्ड रखा गया है। और टेम्परेचर क्या होता है? ये होता है, अगर केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन, 273 केल्विन। बेसिकली जो टेम्परेचर होता है उसकी भी दो यूनिट होती है, एक होती है सेल्सियस, दूसरी होती है केल्विन। अगर टेम्परेचर का 0 सेल्सियस बराबर होती है -273 केल्विन के बराबर होती है। तो ये पॉइंट आपको पता होगा। तो ये सारे क्या होती है? ये जो वैल्यूज होती है वो स्टैंडर्ड होती है, एसटीपी कंडीशन के ऊपर ली गई है, मतलब कांस्टेंट होती है, एसटीपी के ऊपर कंडीशन ली गई है। सही है। और मोलर वॉल्यूम स्पेशली फॉर गैसेस, ये क्या होता है? स्पेशली फॉर गैसेस, स्पेशली फॉर गैसेस, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो फार्मूलाज डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर क्या आ रहा था? जो हमारे पास सब्सटेंस आ रहा था वो सॉलिड भी हो सकता है, मतलब ठोस, ऐसे सॉलिड सत्य, लिक्विड भी हो सकता है जैसे आपका वाटर, गैस, ऑक्सीजन, जैसे एनवायरमेंट के अंदर गैसेस, तो गैस भी हो सकता है। पर यहाँ पर ये जो मोलर वॉल्यूम है, बेसिकली जो मोलर वॉल्यूम होता है वो स्पेशली हम गैसेस के लिए करते हैं। तो मतलब ये ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अब मोलर वॉल्यूम का सिंपली मैं बताता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम होता कितना है? बेसिकली ये भी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? अगर एसटीपी के ऊपर, मतलब एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन, मतलब अगर मैं एसटीपी के ऊपर कोई भी गैस लेता हूं, कोई भी गैस लेता हूं, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 डीएम क्यूब होगा। डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब। सही है, इतना मास होगा हमेशा। और इसको मैं क्या बोलता हूं? मोलर वॉल्यूम देता हूं। और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं वीएम के साथ, वीएम के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। और ये हमेशा क्या होगा मेरे पास? ये जो वॉल्यूम होगा ना वो हमेशा फिक्स होगा। अब यहां पर हम पॉइंट कर लेते हैं कि हमारे पास तीसरा फार्मूला क्या होता है मोल का। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं तो मैं गिवन मास को, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन मास को डिवाइड कर रहा था मोलर मास के साथ, तो यहाँ पर क्या करूंगा? कमेंट के अंदर बताओ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? गिवन वॉल्यूम को
गिवन वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूंगा मोलर वॉल्यूम के साथ, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अगर मुझे ये वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको वहां पर लेके जाऊंगा, तो V इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ये 6 फार्मूले, ये 6 फार्मूले बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा यूज आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर लग गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इन फार्मूलों को आप संभालो, इनके ऊपर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने आपको ये 6 मतलब जो 6 फार्मूले थे उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आते हैं। मोलर वॉल्यूम आपको समझ में आ गया कि मैं किसी भी गैस को बेसिकली किसी भी गैस को एसटीपी के ऊपर लेता हूं, क्या लेता हूं, एसटीपी के ऊपर किसी भी गैस को लेता हूं, तो वो क्या होता है, उसका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 dm क्यूब, और ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गई होगी, तो ये पॉइंट, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जब मैं एसटीपी के ऊपर कोई भी गैस लेता हूं तो उसका जो बेसिकली मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 22.4 dm क्यूब, मतलब ये होता है 22.4 dm क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। और इससे मैं क्या कहता हूं, मोलर वॉल्यूम कहता हूं हमेशा गैसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर का टेम्परेचर क्या है, 0 सेल्सियस, या ये टेम्परेचर है -270 केल्विन। ये दोनों बराबर होते हैं, वही डिफरेंट यूनिट के अंदर होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। 1 एटीएम बराबर होता है 764 के अंदर, और 764 बराबर होता है 750 mm ऑफ मर्क्यूरी, मतलब ये बराबर होते हैं, तो ये फिक्स वैल्यू होती है। मतलब जब इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर 1 एटीएम होगा और इसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस होगा। और अगर मैं 1 मोल कोई भी गैस लूंगा, कौन सी गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, CH4 मीथेन हो गई, इथेन हो गई, C2H6 इथेन हो गई, और मेरे पास क्या है, हीलियम हो गई, ऑर्गन हो गई मेरे पास, क्रिप्टॉन हो गई मेरे पास, ओजोन हो गई मेरे पास, O3। ये O3 क्या होती है, ओजोन होती है, ओजोन। आपने बताया होगा ना, ओजोन लेयर, हमारा जो अर्थ होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ होता है, तो अर्थ के सराउंडेड क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो कि अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, जो मतलब सन होता है ना, उससे हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती है, उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बेसिकली उनको स्पेस के अंदर वापस भेज देती है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, ओजोन लेयर होती है, सही है, ओजोन लेयर होती है, तो सही है। तो सारी गैसेस, ये गैस, 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 कोई भी गैस अगर मैं लेता हूं 1 मोल, मतलब अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन लेता हूं, या 1 मोल नाइट्रोजन लेता हूं, या 1 मोल हाइड्रोजन लेता हूं, या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, या 1 मोल CH4 लेता हूं, या 1 मोल इथेन लेता हूं, या 1 मोल हीलियम लेता हूं, या 1 मोल आर्गन लेता हूं, या 1 मोल क्रिप्टॉन लेता हूं, या 1 मोल ओजोन लेता हूं, तो वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, मतलब जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी, वो हमेशा क्या होगा, 22.4 dm क्यूब, ये वॉल्यूम होगा, क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला सेक्शन होगा, मतलब जो अगला लेक्चर होगा, उसके अंदर ये जो फार्मूले है ना, इन फार्मूलों के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं कम से कम 30-40 क्वेश्चन आपको मैं इन सब फार्मूले के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके अंदर पास्ट ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, नीट के होंगे, जेई एडवांस के होंगे, कुछ इन सारों एमसीक्यू को मैं कलेक्ट करके लेके आऊंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, सही है। तो हम मिलते हैं अपने अगले सेशन के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे, एक और नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मतलब इन टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कमेंट के अंदर अपना दे सकते हैं, मतलब जैसा आपको लेक्चर लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब आपने इस वीडियो को अगर कंप्लीटली वॉच कर लिया है तो आप लिटरली पढ़ना चाहते हैं, सही है। थैंक यू, अल्लाह टॉप।